यूपीपीसीएस प्रीलिम्स परीक्षा क्वालिफाई करना है आपको, तो करंट अफेयर्स एकमात्र विकल्प है। आप करंट अफेयर्स अगर अच्छे से तैयार करते हैं, बाकी सारी चीज़ें जो आप तैयार करके जाते हो, पढ़ो न पढ़ो, एक बार तैयारी हो गई है लगभग उतनी ही सही होती हैं। करंट अफेयर्स आपको यहाँ पर मैच जिताता है, एक प्रकार से फिनिशर है। आईपीएल आप लोग क्रिकेट देखते होंगे, फिनिशर क्या करता है तो उसी की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका होती है, तो वही भूमिका करंट अफेयर्स की है। इसलिए इस पोर्शन को आपको डेली डेली पढ़ते रहना है। पिछले कई दिनों से मैंने कई बार प्रयास किया कि इसको रेगुलर प्रतिदिन आप लोगों को प्रोवाइड करवाऊं, किसी कारणवश नहीं हो पाया। लेकिन कल मैंने आप लोगों को बताया, पेड मेंबर्स को, कि अब डिजिटल बोर्ड पे बहुत जल्द प्रिंटेड फॉर्म में दोनों मीडियम में, इंग्लिश और हिंदी दोनों में, ये आपको डेली मिलेगा करंट अफेयर्स, और थोड़ा तब्दीली के साथ मिलेगा। बाकी मैटर इसमें कोई कमी नहीं रहती है, उसमें भी नहीं रहेगी, और उसका आप लोगों को मंथली जैसा मिलता है मैगजीन टाइप में मिलेगा। ठीक, तो अब आप लोगों के पास प्रश्न ये होगा कि कब से कब तक का करंट पढ़ना है। चूंकि आपकी जो परीक्षा है सितंबर से, 15 सितंबर से आप मान के चलिए अक्टूबर या नवंबर में, इसी के बीच आपकी परीक्षाएं पड़ेंगी, पीसीएस और आरओ की प्रीलिम्स। तो आपको तैयारी का जो मॉड्यूल है, कहाँ से कहाँ तक आपको ये परास रखना है, रेंज रखना है, तो आप लोग नवंबर 2023 से जब आपकी परीक्षा होगी उसके 20 दिन पहले तक का करंट अफेयर्स तैयार करेंगे। ठीक है, जब भी परीक्षा, भी डेट आ जाएगी बहुत जल्द, डिसाइड अभी नहीं हुआ है फाइनली, बात चल रही है। जो डेट्स आपको मार्केट में दिखने को मिल रहा है, ये सब प्रस्तावित डेट्स हैं, क्योंकि संडे है। जितने संडे सब लोग ऑलरेडी बता चुके हैं, किसी न किसी संडे को तो एग्ज़ाम पड़ेगा ही। तो आप लोग जब डेट पड़ेगा उसके हिसाब से 20 दिन पहले का मान के चलेंगे, करंट अफेयर्स तब तक का पढ़ेंगे। हालांकि जब तक आपका सिलेक्शन न हो जाए, आपको करंट अफेयर्स पढ़ते रहना चाहिए, हर महीने का तैयार रहना चाहिए, केवल रिवीजन करते जाइए। ठीक, चलिए देख लेते हैं। 1 अप्रैल को मूर्ख दिवस होता है, अप्रैल फूल का दिन मनाया जाता है। दरअसल 16वीं शताब्दी के मध्य इस दिवस को मनाने का शुभारंभ हुआ था। प्राचीन रोमन त्योहार हिलारिया से इसका जुड़ाव माना जाता है। एक मस्ती का पर्व होता है ये। 2 अप्रैल को विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस के रूप में मनाते हैं। यह एक न्यूरोलॉजिकल बीमारी है, ऑटिज्म, जो बचपन से ही प्रारंभ होती है। इसमें कोई भी बात समझने, बोलने आदि में बच्चों को दिक्कत होती है। पीड़ित व्यक्ति को बातें समझने में कठिनाई होती है। वर्बल या नॉन वर्बल कम्युनिकेशन प्रॉब्लम एक प्रकार से होती है। संयुक्त राष्ट्र की महासभा ने इसको दिसंबर 2007 में स्वीकृत किया। क्या स्वीकृत किया कि 2 अप्रैल को विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस के रूप में मनाया जाएगा। और उसके बाद ही वर्ष 2008 से प्रतिवर्ष विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस 2 अप्रैल को मनाया जाता है। इस बार की जो थीम है, एम्पावरिंग ऑटिस्टिक वाइज, इस बार की थीम है। जीआई टैग, असम, उत्तर प्रदेश, त्रिपुरा और मेघालय राज्यों के 22 नए उत्पादों को जीआई टैग दिए गए हैं, जिसमें असम के 12 उत्पाद, त्रिपुरा के 2 उत्पाद, मेघालय के 3 और उत्तर प्रदेश के 5 उत्पादों को जीआई टैग दिया गया। बाद में इनकी संख्या 60 हो गई कुल। मतलब लगातार जीआई टैग आप देखोगे दिए जा रहे हैं, तो इतना ज़्यादा रटने की आवश्यकता नहीं है। यूपी के जो जीआई टैग हैं 5, इनको आप देख सकते हैं: बनारसी ठंडई, बनारसी तबला, बनारसी शहनाई, बनारसी लाल भरवा मिर्च, बनारसी लाल पेड़ा। हॉकी इंडिया पुरस्कार 2023 वार्षिक जो पुरस्कार हैं, इस समारोह का आयोजन नई दिल्ली में किया गया। हार्दिक सिंह को वर्ष का सर्वश्रेष्ठ पुरुष हॉकी खिलाड़ी, सलीमा टेटे को वर्ष की सर्वश्रेष्ठ महिला हॉकी खिलाड़ी, अशोक कुमार को, जो कि मेजर ध्यानचंद के बेटे भी हैं, ध्यानचंद के पुत्र हैं और 1972 म्यूनिख ओलंपिक कांस्य विजेता भी हैं, इनको हॉकी इंडिया लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड प्रदान किया गया। पीआर सिजेस को सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर का वार्षिक पुरस्कार प्रदान किया गया। 300वीं अंतर्राष्ट्रीय कैप अर्जित करने के लिए भी इनको एक ट्रॉफी प्रदान की गई। कच्चा तीवू द्वीप भारत और श्रीलंका विवाद की विषय वस्तु रहता है। हाल ही में फिर से ये चर्चा में था।
कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट हैं इस द्वीप से जुड़े। वो क्या है कि 1974 में भारत सरकार के द्वारा, ध्यान रखिएगा, संसद के किसी विधि के माध्यम से नहीं, अपितु एक समझौते के माध्यम से श्रीलंका सरकार के साथ श्रीलंका को इसको सौंप दिया गया था। हालांकि भारतीय मछुआरों के जाल सुखाने और धार्मिक अनुष्ठानों के लिए अधिकार को सुरक्षित रखा गया था। श्रीलंका ने बदले में एक छोटा सा द्वीप, बेज बैंक जिसको कहते हैं, वो भारत को दिया था। ठीक, 1974 का जो समझौता था ये विवाद की विषय वस्तु हाल ही में रहा। संसद से चूंकि ये अनुमोदित नहीं था, अतः अवैध माना जाता है। बेरूबारी संघ 1960 के बाद में सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय था उसमें यह था कि भारत सरकार समझौते के माध्यम से किसी देश को कोई भी भूभाग प्रदान नहीं कर सकती है अपना, उसके लिए संसद के द्वारा अधिनियम, संसद से अनुमोदन प्राप्त करना आवश्यक है, जो कि नहीं किया गया था, इसलिए इसको अवैध माना जाता है। जो संयुक्त राष्ट्र का समुद्री कानून है वो चूंकि अब लागू है और भारत उस पर हस्ताक्षर करता है, अतः समझौते का औचित्य ही खत्म हो जाता है, क्योंकि अब समुद्री कानून वहां पर लागू होगा। श्रीलंका द्वारा इस समझौते का समर्थन किया जाता है। श्रीलंका कहता है कि भारत के जो न्यायालय हैं इस समझौते को रद्द नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इन्होंने दावा किया है कि वेज बैंक भारत को दिया है इसके बदले में। ठीक है, तो ये मुद्दे हैं जिनको आपको ध्यान में रखना आवश्यक है। कंबुम घाटी तमिलनाडु में स्थित है। दक्षिण भारत का अंगूर शहर के नाम से ये प्रसिद्ध है, हाल ही में चर्चा में रहा। यहाँ के अंगूर को पन्नीर थ्रिचाई अंगूर भी कहते हैं। पूरे विश्व में ये अंगूर फेमस है, हाल ही में चर्चा में रहा। 2023 में भी इसको जीआई टैग दिया गया था, तब यह चर्चा में था। पोखरन जो कि राजस्थान में स्थित है, भारतीय वायुसेना द्वारा देश का सबसे बड़ा वायुसैन्य अभ्यास जिसका नाम है गगन शक्ति, इसका आयोजन पोखरन राजस्थान में किया गया। स्टारगेट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सुपर कंप्यूटर है। ये एक प्रस्तावित सुपर कंप्यूटर है, ध्यान रखिए, अगर अभी बना नहीं है। माइक्रोसॉफ्ट और ओपन एआई जो कंपनी है, इनके मध्य इस एआई सुपर कंप्यूटर को इसका विकास करने का समझौता किया गया है। $100 बिलियन की यह परियोजना है। क्या नाम है? स्टारगेट। मीना चरंदा कालिंदी कॉलेज दिल्ली विश्वविद्यालय की प्रिंसिपल हैं। इनको अंतर्राष्ट्रीय संस्कृति पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया। रोमानिया जिसकी राजधानी बुखारेस्ट है, दुनिया का सबसे शक्तिशाली लेजर यहां पर विकसित किया गया है। फ्रांसीसी कंपनी थेल्स ग्रुप के द्वारा इस लेजर को संचालित किया जा रहा है। सीपीए चिरंड पल्स एम्प्लीफिकेशन तकनीक का उपयोग करके इसको बनाया गया है। इस तकनीक के जो खोजकर्ता थे, शोधकर्ता थे, जेरोड मोरो जो कि फ्रांस के थे और डोना स्टिकलैंड जो कि कनाडा के थे। इन दोनों वैज्ञानिकों ने इस तकनीक की खोज की थी। इसी तकनीक पर यह लेजर जो है, शक्तिशाली लेजर आधारित है। 2018 में इन दोनों वैज्ञानिकों को इस खोज के लिए भौतिकी का नोबेल पुरस्कार भी मिल चुका है। ELI यूरोपियन यूनियन इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सट्रीम लाइट इंफ्रास्ट्रक्चर, ELI जो कि यूरोपियन यूनियन का एक इंफ्रास्ट्रक्चर है, एक परियोजना है, उसी का यह जो लेजर है एक भाग है। कैलिस्टो बृहस्पति जो जुपिटर है उसका उपग्रह है, हाल ही में चर्चा में रहा क्योंकि इस उपग्रह पर ओजोन की उपस्थिति का पता चला। ओजोन क्या है? ऑक्सीजन का अपर रूप है। ओजोन की उपस्थिति का पता चला। ओजोन को हम O3 से निरूपित करते हैं। भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला PRL अहमदाबाद में स्थित है, ध्यान रखिएगा। यहाँ के वैज्ञानिकों के द्वारा ओजोन की उपस्थिति का पता चला है। REC लिमिटेड जो कि भारत की महारत्न कंपनी है, PSU है, नवीकरणीय ऊर्जा वित्त पोषण श्रेणी में प्रतिष्ठित स्कॉच ESG पुरस्कार 2024 इसको प्राप्त हुआ है। कोडाई कनाल सौर वेधशाला जिसको कोसो भी कहते हैं, तमिलनाडु में स्थित है। 125 वर्ष इस सौर वेधशाला के पूर्ण हो गए। इस सौर वेधशाला का निर्माण 1899 में किया गया था। दरअसल 1893 में मौसम विज्ञान बजट जो कि ब्रिटिश सरकार के तहत लाया गया था,
उसके तहत इसको स्थापित किया गया था। 1895 में मद्रास के गवर्नर वेन लॉक के द्वारा इसकी आधारशिला रखी गई थी। नियमित ये 1901 में हुआ, अर्थात नियमित कार्य 1901 में करना शुरू किया इसने, जब मिक्सी स्मिथ इसके पहले निदेशक बने थे। ध्यातव्य है कि इसके पहले 1792 में मद्रास वेधशाला की स्थापना हो चुकी थी, लेकिन मौसम के और सटीक पूर्वानुमान के लिए 1899 में कोडाई कनाल सौर वेधशाला का निर्माण किया गया था। भारत रोजगार रिपोर्ट 2024 जो कि ILO और मानव विकास संस्थान के द्वारा जारी किया गया, इसमें कुछ महत्वपूर्ण चिंताएं व्यक्त की गईं। क्या क्या कि स्वरोजगार और अवैतनिक पारिवारिक कार्य, विशेषकर महिलाएं जिसमें भाग लेती हैं, इसमें वृद्धि हुई है। कम गुणवत्ता वाले युवा रोजगार में बढ़ोतरी हुई है। स्थिर या घटती मजदूरी या कमाई एक चिंता का विषय है। ये सभी चिंताएं हैं। वहीं बेरोजगारी दर की बात करें तो 2000 से 2019 तक बेरोजगारी दर बढ़ने के बाद 2019 से 2022 के बीच गिर गई। दूसरी बात है, रोजगार स्थिति सूचकांक में जो सबसे नीचे हैं, बिहार सबसे नीचे है, उड़ीसा, झारखंड और यूपी क्रमशः ये नीचे के राज्य हैं रोजगार स्थिति सूचकांक में, अर्थात इन राज्यों में रोजगार की स्थिति सबसे खराब है। वहीं सबसे शीर्ष पर कौन कौन है? दिल्ली सबसे शीर्ष पे है, हिमाचल प्रदेश, तेलंगाना, उत्तराखंड, गुजरात रोजगार के मामले में ये अच्छे राज्य हैं। 1 अप्रैल को दोस्तों उड़ीसा में उत्कल दिवस मनाया जाता है। दरअसल 1 अप्रैल 1936 को ओडिशा भाषाई आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य बना था, लेकिन यह ब्रिटिश काल में भाषाई आधार पर गठित पहला राज्य था। स्वतंत्रता के बाद भाषाई आधार पर गठित पहला राज्य कौन था? आंध्र प्रदेश था। माटाबेरी, पेरा और पचरा ये त्रिपुरा के उत्पाद हैं। इनको हाल ही में GI टैग दिया गया। ग्लोबल जियो पार्क नेटवर्क यूनेस्को के द्वारा 2004 में इस नेटवर्क का गठन किया गया था। हाल ही में इसमें 18 नई साइटें जोड़ी गईं। अब 48 देशों के कुल 213 साइटें इसमें सम्मिलित हो गई हैं। ग्लोबल जियो पार्क नेटवर्क, दरअसल ये ग्लोबल जियो पार्क होते क्या हैं? तो एकल भौगोलिक क्षेत्र होते हैं जिनका प्रबंधन सुरक्षा, शिक्षा और सतत विकास की अवधारणा के साथ होता है। भारत से इसमें कोई भी स्थान अभी तक सम्मिलित नहीं है। हालांकि प्रस्तावित जो प्रमुख स्थान हैं कौन कौन से हैं? लोनार झील महाराष्ट्र का, सेंट मैरी द्वीप और मालपे द्वीप कर्नाटक का, और एर्रा मैटी डिब्बालू विशाखापट्टनम का। ये सभी प्रस्तावित नाम हैं। और भी प्रस्तावित नाम हैं, मध्य प्रदेश के भी कुछ प्रस्तावित नाम हैं, लेकिन अभी तक कोई सम्मिलित नहीं हुआ है। इस लिस्ट में ध्यान रखिएगा। जुडिथ सुमिनवा तुलुका कांगो गणराज्य की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी हैं। डोर्नियर 228, भारत ने इस 2 डोर्नियर 228 जो HAL के द्वारा निर्मित विमान हैं, इनको किसको सौंपा है? गुयाना को सौंपा है। ठीक है, डोर्नियर 228 विमान को किसको सौंपा? गुयाना का सौंपा। HAL के द्वारा इसको सौंपा गया है गुयाना को। K-STAR कोरिया सुपर कंडक्टिंग टोकामक एडवांस रिसर्च जिसका नाम है, दक्षिण कोरिया का कृत्रिम सूर्य भी इसको कहा जाता है। दरअसल यह परमाणु संलयन रिएक्टर है। इसका फुल फॉर्म क्या है? कोरिया सुपर कंडक्टिंग टोकामक एडवांस रिसर्च। हाल ही में ये चर्चा में रहा क्योंकि इसने एक रिकॉर्ड कायम किया अपने पुराने रिकॉर्ड को भंग करते हुए। दरअसल इसने 48 सेकंड के लिए 100 मिलियन डिग्री सेल्सियस प्लाज्मा बनाए रख करके नया रिकॉर्ड बनाया। इसके पहले लगभग 30 सेकंड में ये काम इसने किया था। 30 सेकंड के लिए किया था, अभी 48 सेकंड के लिए किया। परमवीर चक्र उद्यान ये कहाँ पर स्थित है? क्यों चर्चा में रहा? तो राज्यपाल RN रवि जो कि तमिलनाडु के राज्यपाल हैं, इनके द्वारा कांची महास्वामी मंदिर परिसर जो कि तांबरम तमिलनाडु में स्थित है, यहाँ पर परमवीर चक्र उद्यान का उद्घाटन किया। इसमें अभी तक के 21 परमवीर चक्र विजेताओं की प्रतिमाएं लगाई गई हैं। फोर्ब्स अरबपति सूची 2024 हाल ही में जारी हुए। 2781 अरबपति इसमें शामिल हैं। कितने? 2781
781 अरबपति इसमें शामिल हैं। जो शीर्ष अरबपति इसमें रहे बर्नार्ड अर्नाल्ड, जो कि LVHM के संस्थापक हैं। वहीं एलन मस्क, LVHM कहाँ, फ्रांस की कंपनी है, फ्रांस के हैं बर्नार्ड अर्नाल्ड, हो सकता है कि देश भी पूछ ले, ध्यान रखिएगा। दूसरे स्थान पे एलन मस्क हैं जो कि टेस्ला के संस्थापक हैं, USA के। तीसरे स्थान पे जेफ बेजोस हैं, अमेजन के संस्थापक हैं, USA के। 9वें स्थान पे इस लिस्ट में महत्वपूर्ण है कि मुकेश अंबानी हैं भारत से, अर्थात भारत की तरफ से जो शीर्ष व्यक्ति हैं, जो सबसे अमीर हैं, वह हैं मुकेश अंबानी। सबसे अमीर जो महिला है इस लिस्ट में फ्रैंकोइस बेटनकोर्ट मेयर्स हैं। वहीं अगर देशों की दृष्टि देखा जाए, सबसे ज्यादा अमीर व्यक्ति कहाँ है, अर्थात सबसे ज्यादा अरबपति कहाँ पे हैं, तो सबसे ज्यादा अरबपति USA में है। कितने हैं, 813। दूसरे स्थान पे चीन आता है अरबपतियों के मामले में, 473 अरबपति चीन में है। भारत में कुल कितने अरबपति हैं, 200 अरबपति हैं। मुंबई एशिया के अरबपति केंद्र के रूप में बीजिंग से आगे निकल गया है, तो भारत में अरबपतियों की संख्या बहुत तेजी से बढ़ रही है। योनोगुनी द्वीप जापान में स्थित यह द्वीप है। यहाँ पर सुनामी हाल ही में आई। सुनामी आने का कारण था ताइवान में आया हुआ 7.2 तीव्रता का भूकंप, जो कि 25 वर्षों में आया हुआ सर्वाधिक तीव्रता का भूकंप था ताइवान में। बिंदी रानी देवी भारतीय वेट लिफ्टर हैं। अभी हाल ही में चर्चा में रही क्योंकि फुकेत थाईलैंड में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय भारोत्तोलन महासंघ विश्व कप में 55 किलोग्राम वर्ग में इन्होंने कांस्य पदक जीता। कांग वोन ग्योंग जो कि उत्तर कोरिया की हैं, इन्होंने इसी प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीता है। GI टैग पहली बार एक साथ 60 उत्पादों को प्रदान किया गया देश भर में। अभी हमने शुरुआत में चर्चा की थी, याद रखने की जरूरत नहीं है लिस्ट को। भारत वित्त वर्ष 2024 में पहली बार कोयला उत्पादन में 1 बिलियन टन से अधिक पार कर गया, अर्थात वित्त वर्ष 2024 में भारत का कोयला उत्पादन 1 बिलियन टन से अधिक हुआ, जो कि अभी तक का सर्वाधिक है। पहली बार भारत ने 1 बिलियन टन उत्पादन प्राप्त किया है। राष्ट्रीय समुद्री दिवस 5 अप्रैल को मैरीटाइम डे भारत का मनाया जाता है। 1964 से इसको मनाने की शुरुआत हुई थी। इस बार की जो थीम है, भविष्य को नेविगेट करना, सुरक्षा पहले। दरअसल 5 अप्रैल 1919 को भारतीय नौवहन की शुरुआत मानी जाती है, जब द सिंधिया स्टीम नेविगेशन कंपनी लिमिटेड का पहला जहाज, जिसका नाम SS लॉयल्टी था, मुंबई से लंदन को रवाना हुआ था। इसी उपलक्ष्य में 1964 से 5 अप्रैल को राष्ट्रीय समुद्री दिवस के रूप में मनाया जाता है। बाल्को जो कि एल्युमिनियम कंपनी है, इसके साथ बहुत सारे फैक्ट जुड़े हुए हैं, याद रखिएगा। एक तो बाल्को कहाँ स्थित है, तो कोरबा छत्तीसगढ़ में स्थित है मुख्यतः। वेदांता ग्रुप का अब ये बाल्को है। पहले भारत सरकार का PSU होता था, भारत सरकार का उपक्रम होता था। इसकी स्थापना 27 नवंबर 1965 को भारत सरकार के एक उपक्रम के रूप में की गई थी। 2001 में वेदांता के द्वारा अधिग्रहण इसका कर लिया गया था 51%, अर्थात स्वामित्व इसका वेदांता ग्रुप के हाथों में है। एल्युमिनियम उत्पादन करने वाला भारत सरकार का यह पहला उपक्रम बना था 1974 में, अर्थात पहली सरकारी इकाई कह सकते हैं बनी थी ये एल्युमिनियम उत्पादन करने वाली। स्थापना 1965 में हुई थी। एल्युमिनियम उत्पादन 1974 में करना इसने प्रारंभ किया था। हाल ही में चर्चा में आया क्योंकि ASI प्रदर्शन प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाली, और ये प्रमाण पत्र V3 के नाम से जाना जाता है, प्राप्त करने वाली पहली भारतीय कंपनी बन गई है। जिम्बाब्वे जिसकी राजधानी हरारे है। मुद्रा आप लोगों ने सही बताया था, कमेंट बॉक्स में हमने उस दिन पूछा था, US डॉलर यहाँ की मुद्रा है। अल नीनो के कारण यहाँ पर सूखा से यह देश पीड़ित रहा, जिसके कारण राष्ट्रीय आपदा घोषित कर दिया गया जिम्बाब्वे में। किसके कारण? सूखे के कारण। RBI @90 प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के 90 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर मुंबई में RBI @90। मुंबई में क्यों? क्योंकि RBI का मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में है।
तो RBI@90 के उद्घाटन समारोह को प्रधानमंत्री द्वारा संबोधित किया गया। आपको बता दें कि RBI का मुख्यालय पहले कोलकाता में था, लेकिन 1937 से इसका हेडक्वार्टर मुंबई शिफ्ट हो गया, तब से मुंबई में ही है। इसकी स्थापना जो की गई थी भारतीय मुद्रा पर रॉयल कमीशन हिल्टन यंग कमीशन की सिफारिश पर RBI एक्ट 1934 के माध्यम से 1 अप्रैल 1935 को की गई थी। वहीं इसका राष्ट्रीयकरण कब कर लिया गया? 1 जनवरी 1949 को इसका राष्ट्रीयकरण कर दिया गया, अर्थात ये सरकारी हो गई। NICES जलवायु व पर्यावरण अध्ययन के लिए राष्ट्रीय सूचना प्रणाली इसरो और अन्य मंत्रालयों के द्वारा यह संचालित परियोजना है, प्रणाली है। जलवायु पर राष्ट्रीय कार्य योजना 2012 के ढांचे के तहत ये परियोजनाएं चलाई जा रही हैं। अभी हाल ही में चर्चा में आया, मैंने इसीलिए इसको यहाँ पर आपको डिस्कस कर दिया। तो NICES जब आए तो ध्यान रखिएगा। नोट करने वाली बात है कि भारत में, अभी मैंने एल्युमिनियम के बारे में आपको बताया कि भारत में एल्युमिनियम का पहला कारखाना वर्ष 1937 में JK नगर, जो कि आसनसोल जिला पश्चिम बंगाल पड़ता है, यहाँ पर शुरू हुआ, यहाँ पर डाला गया। वहीं हिंडाल्को जो कि उत्तर प्रदेश में स्थित है, 1958 में रेणुकूट सोनभद्र में इसकी स्थापना की गई थी। तो ये डेट्स के साथ याद रखिएगा, में भी आ जाए। वहीं RBI की बात करें तो इसमें महत्वपूर्ण बात है कि इसका शासन जो है केंद्रीय निदेशक बोर्ड के द्वारा किया जाता है, जिसकी नियुक्ति भारत सरकार द्वारा 4 वर्ष के लिए की जाती है। केंद्रीय बोर्ड में एक पूर्णकालिक गवर्नर रहता है और अधिकतम 4 उप गवर्नर हो सकते हैं। ठीक, जो ये 4 उप गवर्नर हैं और गवर्नर हैं, इनको सरकारी निदेशक कहते हैं। वहीं इसमें गैर सरकारी निदेशक भी होते हैं केंद्रीय बोर्ड में, जो सरकार द्वारा नामित होते हैं। कितने होते हैं, इनकी संख्या कितनी होती है? 10 निदेशक होते हैं और एक सरकारी अधिकारी भी होता है इसमें सम्मिलित। कुल कितने होते हैं ये गैर सरकारी निदेशक? तो 11 होते हैं। RBI के 4 स्थानीय मुख्यालय भी हैं, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई और नई दिल्ली में, और क्षेत्रीय मुख्यालय भी इसके बहुत सारे हैं, लगभग 29 क्षेत्रीय मुख्यालय भी हैं। 6-7 क्षेत्रीय कार्यालय, क्षेत्रीय मुख्यालय तो 4 हैं, क्षेत्रीय कार्यालय भी हैं उसके 29 स्थानों पर हैं वो। 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस के रूप में मनाया जाता है। 7 अप्रैल 1948 को WHO विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर इसका जेनेवा में है। यह संयुक्त राष्ट्र की एक विशिष्ट संस्था है। 7 अप्रैल को इसीलिए विश्व स्वास्थ्य दिवस के रूप में मनाते हैं। दरअसल इसको मनाने की शुरुआत 1950 से हुई थी। इस बार की जो थीम है, मेरा स्वास्थ्य मेरा अधिकार, माई हेल्थ माई राइट। इग्ला एस क्या है? तो पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम है, पैड्स इसको कहते हैं। भारतीय सेना को यह रूस से प्राप्त हुआ है। इसको एक व्यक्ति अपने एक हाथ से संचालित कर सकता है। सुमित नागल भारतीय पुरुष टेनिस खिलाड़ी हैं। मास्टर्स 1000 मैच जीतने वाले पहले भारतीय एकल विजेता बने हैं। ईरेज क्रॉसिंग इजराइल व उत्तरी गाजा के बीच जो है महत्वपूर्ण सीमा बिंदु है, हाल ही में चर्चा में रहा। इसको बीट हानोन के रूप में भी जानते हैं। राफा क्रॉसिंग, यह मिस्र और गाजा के मध्य, इजिप्ट और गाजा के मध्य यह क्रॉसिंग स्थित है। चर्चा में ये दोनों क्रॉसिंग हाल ही में रहे हैं, जब से यूक्रेन और इजराइल के मध्य विवाद चल रहा है। आयुष्मान खुराना बॉलीवुड अभिनेता हैं। चुनाव आयोग ने मतदाता जागरूकता बढ़ाने के लिए इनको अपना एम्बेसडर हाल ही में बनाया है। द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी पुस्तक हाल ही में चर्चा में रही। किसकी पुस्तक है? सैम पित्रोदा की, अभी हाल ही में लॉन्च की गई है। पश्मीना मार्च 7 अप्रैल को सोनम वांगचुक जो कि लद्दाख के हैं समाज सेवी, इनके नेतृत्व में प्रस्तावित बॉर्डर मार्च है, जिसको पश्मीना मार्च के नाम से वर्तमान में यह वायरल हो रहा है। लद्दाख से संबंधी विभिन्न मांगों को लेकर के ये मार्च आयोजित करने का प्रस्ताव था 7 अप्रैल को। नेक्स्ट CAR-19 ये क्या है? तो भारत की पहली जीन थेरेपी है कैंसर के उपचार के लिए। IIT बॉम्बे में इसको विकसित किया गया है। भारत की पहली स्वदेशी CAR-T सेल थेरेपी
कैंसर के उपचार के लिए निर्मित की गई यह थेरेपी है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा इसको लॉन्च किया गया। आपको बता दें कि स्टार्टअप इम्यूनो एसीटी के द्वारा इसको विकसित किया गया है। यह जो स्टार्टअप है राहुल पुरवार के द्वारा टाटा मेमोरियल के डॉक्टरों के साथ मिलकर आईआईटी बॉम्बे में स्थापित किया गया है। इस परियोजना में आईआईटी बॉम्बे के साथ जो टाटा मेमोरियल है, कैंसर हॉस्पिटल है, उसके भी डॉक्टर चिकित्सक सम्मिलित रहे। पीटर पेलेग्रिनी स्लोवाकिया के नए राष्ट्रपति ये बन रहे हैं या बन चुके हैं। स्लोवाकिया की राजधानी क्या है? ब्रातिस्लाविया है। इसकी मुद्रा है यूरो। तो पीटर पेलेग्रिनी कहाँ के राष्ट्रपति बने हैं? स्लोवाकिया के। जुआन विंसेंट पेरेज विश्व के सर्वाधिक उम्र के व्यक्ति थे, इनका हाल ही में निधन हो गया। अब जॉन अल्फ्रेड टेनिस वुड जो कि 114 वर्षीय ब्रिटिश नागरिक हैं, गिनीज बुक में विश्व के मौजूदा सर्वाधिक उम्रदराज व्यक्ति हैं। बिजनेस एनवायरनमेंट रैंकिंग इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट के द्वारा ये रैंकिंग जारी की गई। इसके द्वारा जो रैंकिंग जारी की गई है, व्यापार के लिए सर्वोत्तम जो शीर्ष देश हैं, सिंगापुर लगातार 16वीं बार शीर्ष पर रहा। दूसरे स्थान पे डेनमार्क रहा, तीसरे पे यूएसए, चौथे पे जर्मनी, पांचवें पे स्विट्जरलैंड। भारत इस रैंकिंग में 51वें पायदान पे है, 51 पायदान पे है। ए शोमेकर जर्मन महिला हैं, जैव विविधता पर कन्वेंशन की ये सचिव बनाई गई हैं। पहली जर्मन सचिव हैं ये जैव विविधता पर कन्वेंशन की सचिव बनने वाली। 6 अप्रैल को विकास व शांति के लिए अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। दरअसल वर्ष 2013 में संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा इस दिवस की घोषणा की गई थी। 2014 से इसको मनाने की शुरुआत की गई। वर्ष 2010 में संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा फीफा विश्व कप से ठीक पहले शांति के लिए खेल कार्यक्रम भी आयोजित किया गया था। विदेशी मुद्रा भंडार, जो भारत का विदेशी मुद्रा भंडार है, 29 मार्च 2024 को 645.6 बिलियन डॉलर के अपने सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंच गया। इसमें स्वर्ण भंडार जो है 673 मिलियन डॉलर की इसमें वृद्धि हुई। अब स्वर्ण भंडार कितना हो गया है? 52.16 बिलियन डॉलर हो गया है। वहीं एसडीआर में 73 मिलियन डॉलर की कमी आई है, जो कि अब 18.15 बिलियन डॉलर रह गया है। ईईजी इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राफ 1924 में एस बर्जर के द्वारा इस यंत्र की खोज हुई थी। इसकी खोज की इस वर्ष 2024 में 100वीं वर्षगांठ मनाई गई। ईईजी क्या करता है? मस्तिष्क के तरंगों का या मस्तिष्क का यह अध्ययन करता है। एमपीसी मौद्रिक नीति कमेटी आरबीआई की एक कमेटी है, 1998 में इसकी स्थापना हुई थी। इसकी अध्यक्षता गवर्नर करते हैं। गवर्नर सहित इसमें कुल 6 सदस्य होते हैं। हाल ही में इसने घोषणा की जिसमें रेपो रेट 6.5% पर बरकरार रखा गया। आरबीआई के द्वारा मई 2022 से, बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट है, मई 2022 से ही रेपो रेट में 250 आधार अंकों की अब तक बढ़ोतरी की गई है। एमपीसी की बात करें तो वर्ष में कम से कम 4 बैठकें इसकी होती हैं, कम से कम, ध्यान रखिएगा। इसमें कुल 6 सदस्य होते हैं जिनका निर्णय बहुमत पर आधारित होता है। आरबीआई गवर्नर इसके अध्यक्ष होते हैं, पदेन। वहीं एक डिप्टी गवर्नर होता है। तीसरा जो सदस्य होता है आरबीआई बोर्ड के द्वारा नामित अधिकारी होता है। ये 3 तो आरबीआई के होते हैं, बाकी के 3 भारत सरकार द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। ये बाहरी सदस्य होते हैं, आरबीआई से नहीं होते हैं। ये बिल्किस मीर जम्मू और कश्मीर की वाटर स्पोर्ट्स प्रमोटर व एथलीट हैं। 33वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक जो कि पेरिस में आयोजित होने हैं, भारत की पहली महिला जूरी सदस्य इनको नियुक्त किया गया है। फड़गिरी बौद्ध स्थल सूर्यापेट जिला तेलंगाना में स्थित है। पुरातत्वावशेष यहाँ पर हाल ही में प्राप्त हुए हैं, इसलिए चर्चा में आया फड़गिरी बौद्ध स्थल। रामेश्वरम तमिलनाडु में स्थित है। राकेश पाल के द्वारा भारतीय तट रक्षक जलीय केंद्र का उद्घाटन यहाँ पर किया गया। राकेश पाल कौन है? तो डीजी हैं भारतीय तट रक्षक बल के। 10 अप्रैल को विश्व होम्योपैथी दिवस मनाया जाता है।
10 अप्रैल 1755 ईस्वी को जर्मनी में डॉक्टर सैमुअल हनीमैन का जन्म हुआ था, जो कि होम्योपैथी चिकित्सा के जनक माने जाते हैं। इन्होंने 1796 ईस्वी में होम्योपैथी चिकित्सा की एक नई पद्धति की खोज की। इसीलिए इनके जन्म दिवस के अवसर पर 10 अप्रैल को विश्व होम्योपैथी दिवस के रूप में मनाया जाता है। 11 अप्रैल को वर्ल्ड पार्किंसन डे के रूप में मनाया जाता है। पार्किंसंस एक मस्तिष्क की बीमारी है जो अक्सर ज़्यादा आयु के व्यक्तियों को होती है। हालांकि अब युवाओं में भी ये धीरे धीरे हो रही है। भूलने की बीमारी के रूप में भी इसको जाना जाता है। 11 अप्रैल को राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। भारत सरकार के द्वारा वर्ष 2003 में इस दिवस को मनाने की घोषणा की गई थी। वहीं 11 अप्रैल को आपको बता दें राष्ट्रीय पालतू पशु दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। 2005 से इस दिवस को मनाने की शुरुआत हुई थी। 11 अप्रैल को दरअसल एक महत्वपूर्ण घटना हुई थी। 11 अप्रैल 1987 को विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा सुरक्षित मातृत्व पहल योजना की शुरुआत हुई थी। इसी उपलक्ष्य में राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस 11 अप्रैल को मनाया जाता है। चंद्रयान 3 14 जुलाई 2023 को यह लॉन्च किया गया था। 23 अगस्त 2023 को सफल हुआ था। चंद्रयान 3 हाल ही में फिर से चर्चा में रहा जब इसकी टीम को प्रतिष्ठित जॉन एल जैक स्विगर्ट जूनियर पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया। यूएसए के द्वारा यह पुरस्कार दिया जाता है। दरअसल जॉन एल जैक स्विगर्ट जूनियर ये अपोलो 13 चालक दल के सदस्य थे, जिन्होंने अंतरिक्ष उद्देश्य पे बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। देसी डार्क एनर्जी स्पेक्ट्रोस्कोपिक इंस्ट्रूमेंट एक अत्याधुनिक उपकरण है जिसे ब्रह्मांड का अब तक का सबसे विस्तृत 3D मानचित्र बनाने के लिए वर्ष 2019 में एरिजोना, जो कि यूएसए का प्रांत है, वहां पर स्थापित किया गया। वर्ष 2021 में इसने 5 वर्षीय सर्वेक्षण अपना शुरू किया। हाल ही में देसी फिर से चर्चा में है। दिमित्रियोस चौपिस ग्रीस नेशनल डिफेंस जनरल स्टाफ प्रमुख हैं। हाल ही में ये भारत यात्रा पर आए। TSAT-1A भारत का पहला पूर्णतः निजी क्षेत्र द्वारा निर्मित, ध्यान रखिएगा, भारत का पूर्णतः निजी क्षेत्र द्वारा निर्मित पहला सैन्य ग्रेड भूस्थानिक उपग्रह है, जिसको टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड TASL ने निर्मित किया है। हाल ही में यह सफलतापूर्वक लॉन्च हुआ। कहाँ से लॉन्च हुआ? अमेरिका के फ्लोरिडा स्थित कैनेडी स्पेस सेंटर से। स्पेस एक्स के फाल्कन N रॉकेट से यह प्रक्षेपित किया गया सफलतापूर्वक। विभिन्न त्यौहार जो एक साथ मनाए गए। चैत्र शुक्लादि जो उत्तर भारत का त्यौहार है नववर्ष का। उगादि आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और कर्नाटक राज्यों में मनाए जाने वाला नववर्ष का त्यौहार का नाम है। गुड़ी पड़वा महाराष्ट्र में मनाया जाने वाला नववर्ष का त्यौहार है। चेटी चंद सिंधी समुदाय का नववर्ष माना जाता है। नवरेह कश्मीरी नववर्ष मनाया जाता है। साजिबू चेईरा ओबा मणिपुरी नववर्ष के रूप में जाना जाता है। पिन कोड MH1718 हाल ही में चर्चा में रहा। भारतीय डाक विभाग के द्वारा अंटार्कटिका में डाकघर की दूसरी शाखा शुरू की गई है, जिसका पिन कोड रखा गया है MH1718। ये एक प्रायोगिक डाकघर है। पहली शाखा 1984 में दक्षिणी गंगोत्री केंद्र में खोली गई थी पहली बार। हालांकि दक्षिण गंगोत्री जो केंद्र था 1989 में डूब गया था। इसके बाद 1990 में भारत ने अपना दूसरा शाखा वहां पर खोला था मैत्री के नाम से। ठीक, कहां पर? अटलांटिक में, अंटार्कटिका में। तो अंटार्कटिका में डाकघर के लिए आने वाले जो पत्र हैं गोवा में राष्ट्रीय ध्रुवीय और महासागर अनुसंधान केंद्र को भेजे जाते हैं, जो भारत के ध्रुवीय अभियानों की नोडल एजेंसी भी है। यह पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करती है। भारत 1981 से ही अंटार्कटिका में अनुसंधान कर रहा है। 1983 में भारत अंटार्कटिक संधि का सलाहकार सदस्य बना। ये संधि जो है किसी प्रकार के भी युद्ध या आक्रमण या किसी भी तरह की चिंता से दूर रखते हुए यहाँ पर सिर्फ शोध की अनुमति देती है। कोई भी देश यहाँ पर शोध कर सकता है। लोकतांत्रिक दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण संधि थी। 1959 में
यह हस्ताक्षरित हुई थी 1961 में, यह संधि लागू हुई थी। भारत 1983 से इसका सलाहकार सदस्य है। अंटार्कटिका में भारत के वर्तमान में 2 स्थायी अनुसंधान अड्डे हैं। दक्षिण गंगोत्री तो डूब गया, खत्म हो गया। मैत्री जो कि 1989 में स्थापित किया गया, दूसरा है भारती जो कि नवीनतम है, 2012 में इसको स्थापित किया गया था। जिग क्या है? तो जिम्बाब्वे द्वारा आरंभ नई स्वर्ण समर्थित वहां की मुद्रा है। व्यापार उपचार महानिदेशालय DGTR, आपको बता दें कि 1998 में एंटी डंपिंग व संबद्ध शुल्क महानिदेशालय के रूप में इसकी स्थापना की गई थी। 2018 से इसका नाम व्यापार उपचार महानिदेशालय DGTR कर दिया गया। यह एंटी डंपिंग के लिए नियंत्रित करने वाली, डंपिंग को नियंत्रित करने वाली सर्वोच्च संस्था है भारत की। चीन, EU, जापान तथा कोरिया से आयातित सोडियम साइनाइड पर 5 वर्ष के एंटी डंपिंग शुल्क की सिफारिश इसने हाल ही में सरकार से की है। निर्णय करता नहीं है, सिफारिश करती है, ध्यान रखिएगा। भारत WTO के चावल सब्सिडी सीमा उल्लंघन का हवाला देते हुए पीस क्लॉज, शांति खंड भारत ने लागू किया है। शांति खंड एक बार ध्यान से सुनिएगा आप लोग, आर्टिकल 13 अनुच्छेद 13 से यह शांति खंड संबंधित है। इस शांति खंड को 2013 में विश्व व्यापार संगठन के बाली सम्मेलन में स्थापित किया गया था। दरअसल WTO के वैश्विक व्यापार मानदंड के अनुसार 1986 से 88 के संदर्भ मूल्य के आधार पर सब्सिडी उत्पादन मूल्य के 10% से अधिक नहीं होनी चाहिए। भारत इसी में संशोधन करना चाहता है, इसीलिए भारत ने शांति खंड को लागू किया। अब आपको बताएं ये शांति खंड है क्या? दरअसल WTO के जो वैश्विक मानदंड हैं उसमें कुछ ढिलाई देते हुए शांति खंड को लागू किया जाता है। ढिलाई क्या? कि खाद्य सुरक्षा, अगर कोई भूखा मरता रहे तो क्या आप किसी नियम का इंतजार करेंगे? तो ठीक वही सिद्धांत यहाँ पर एक मानवीय, आप कह सकते हैं, आधार है ये, जिसके आधार पर शांति खंड लागू किया जाता है कि भूख की सुरक्षा प्रदान करने के लिए, खास सुरक्षा प्रदान करने के लिए सब्सिडी को सीमा जो है 10% जो निर्धारित है, इसका उल्लंघन किया जा सकता है। ठीक, इसका उल्लंघन, कानून का उल्लंघन नहीं माना जाएगा। यही शांति खंड है। तो भारत इसको लागू करना चाहता था, हाल ही में भारत ने इसको लागू किया। थाईलैंड जैसे कुछ देशों ने आलोचना करना चाहा क्योंकि उनका कहीं ना कहीं चावल निर्यात ज़्यादा होता है, तो भारत का चावल निर्यात इससे और अधिक न हो जाए सब्सिडी बढ़ने के कारण, इस चिंता के कारण उन्होंने आलोचना भी की। उनके एक नेता ने, बाद में भारत सरकार द्वारा कड़ी प्रतिक्रिया भी दी गई। ये सब कहानी तो आपने देखी भी होगी। तो उसके मूल में क्या चीज़ है ये समझिएगा। परिवर्तन चिंतन रक्षा मंत्रालय के द्वारा नई दिल्ली में आयोजित पहला त्रिसेवा सशस्त्र बल योजना सम्मेलन है, जिसका नाम परिवर्तन चिंतन रखा गया। इसकी अध्यक्षता चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान के द्वारा किया गया। कहाँ पर आयोजित हुआ? नई दिल्ली में। परिवर्तन चिंतन 13 अप्रैल को जलियांवाला बाग नरसंहार के रूप में याद किया जाता है। 13 अप्रैल 1919 को यह घटना घटित हुई थी। 14 अप्रैल को अंबेडकर जयंती मनाते हैं क्योंकि 14 अप्रैल 1891 को भीमराव अंबेडकर का जन्म महू जिला मध्य प्रदेश में हुआ था। इंदौर के पास यह स्थान स्थित है। 1990 में भीमराव अंबेडकर को भारत रत्न पुरस्कार दिया गया था, भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। 15 अप्रैल को विश्व कला दिवस, वर्ल्ड आर्ट डे के रूप में मनाते हैं। यूनेस्को के द्वारा वर्ष 2019 में इस दिवस को मनाने की मान्यता दी गई थी। नाइफ सलमान रुश्दी की नई पुस्तक है, नया संस्मरण है उनका। दरअसल इनके ऊपर एक बार 2002 में चाकू से घटना की गई थी, चाकू से हमला किया गया था, उसी पर आधारित यह संस्मरण माना जा रहा है। अन्य जो पुस्तकें इनकी फेमस हैं, द सैटेनिक वर्सेस, यही विवादित पुस्तक है जिसके कारण ईरान में इनको ईश निंदा का दोषी करार दिया गया था। इसके बाद ही इन पर चाकू से हमला भी किया गया था। मिडनाइट चिल्ड्रन इनकी दूसरी रचना है जिसके वजह से इनको बुकर पुरस्कार प्रदान किया गया। इसके अलावा शेम, द मूर्स लास्ट सिग आदि इनकी पुस्तकें हैं। सिंगापुर
प्रधानमंत्री ली सीन लुंग के द्वारा 20 वर्षों के कार्यकाल के बाद इस्तीफा दे दिया गया। लॉरेंस वोंग यहाँ के नए प्रधानमंत्री बने हैं। स्टेफानो सितसिपास यूनानी युवा टेनिस खिलाड़ी हैं। कैस्पर रूड को हराकर 4 वर्ष में तीसरी बार मोंटे कार्लो मास्टर्स खिताब इन्होंने जीत लिया। अंगारा A5 रॉकेट रूस का यह रॉकेट है, तीसरे प्रयास में अभी हाल ही में सफल रहा, यह चर्चा में रहा। अंगारा A5 रॉकेट। जैन आचार्य लोकेश मुनि, राष्ट्रपति जो बाइडेन जो कि अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, इनके द्वारा अमेरिकी राष्ट्रपति गोल्ड वॉलंटियर सर्विस अवार्ड से इनको सम्मानित किया गया। ईरान इजराइल हमले से हाल ही में दुनिया दहल गई है। विश्व युद्ध की आहट क्या यह है? इससे संबंधित आर्टिकल आप लोग हमारे दूसरे चैनल जय स्टडी डेली न्यूज़ पर जरूर देखिएगा। सियरा लियोन ज़ॉम्बी ड्रग संकट से निपटने के लिए राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा सियरा लियोन में की गई है। ज़ॉम्बी ड्रग क्या है? तो कुश को ही ज़ॉम्बी ड्रग कहा जा रहा है। कुश क्या है? मानव हड्डियों से बना एक मादक पदार्थ है जिसके सेवन से या जिसका सेवन करा करके लूटपाट और डकैती की घटनाएं, बलात्कार आदि की घटनाएं सियरा लियोन में लगातार की जा रही थी, जिस वजह से वहां पर राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की गई है ताकि इस ज़ॉम्बी ड्रग संकट से निपटा जा सके। निर्वाचन आयोग पहली बार लोकसभा चुनाव में बुजुर्गों और दिव्यांगों के लिए घर से मतदान अभियान की घोषणा की गई है। किसके द्वारा? निर्वाचन आयोग के द्वारा। इसमें किसको किसको सुविधा मिलेगी? ऑप्शन रहेगा कि वो अगर मतदान केंद्र नहीं जाना चाहते तो घर पे ही उनको मतदान की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। तो 85 वर्ष से अधिक के बुजुर्ग और 40% बेंचमार्क विकलांगता वाले व्यक्ति, ध्यान रखिएगा, याद रखिएगा। न्यायमूर्ति अनिरुद्ध बोस राष्ट्रीय न्यायिक एकेडमी के नए निदेशक बने हैं। राष्ट्रीय न्यायिक एकेडमी जो कि न्यायिक अधिकारियों को प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए इस एकेडमी की स्थापना की गई थी। कब की गई थी? 1992 में स्थापना की गई थी। कहाँ पर इसका मुख्यालय है? भोपाल में है। 1993 में सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के तहत यह पंजीकृत एक संस्था है। इसकी अध्यक्षता सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश करते हैं। गोपी थोटाकुरा ब्लू ओरिजिन जो कि जेफ बेजोस की कंपनी है। ब्लू ओरिजिन ने अपने NS-25 मिशन की घोषणा कर दी है। इसमें 6 सदस्यीय दल जाएगा। इस दल के एक सदस्य हैं गोपी थोटाकुरा जो कि भारतीय सदस्य हैं। तो ये पहले भारतीय अंतरिक्ष पर्यटक ये बनेंगे, या ये कहें कि राकेश शर्मा जो कि 1984 में अंतरिक्ष यात्री के रूप में गए थे, पहले भारतीय अंतरिक्ष यात्री, तो ये दूसरे पुरुष अंतरिक्ष यात्री भारत के बनेंगे। कौन? गोपी थोटाकुरा। 3 महिलाएं भी हैं जो अंतरिक्ष यात्री बन चुकी हैं, कल्पना चावला, सुनीता विलियम्स और तीसरी सिरिसा बांदला। ममता जी सागर कन्नड़ कवयित्री हैं। अंतर्राष्ट्रीय साहित्य पुरस्कार इनको प्रदान किया गया विश्व लेखक संगठन के द्वारा। विश्व साइबर अपराध सूचकांक 2024 हाल ही में एक संस्था के द्वारा जारी हुआ। इस सूचकांक के अनुसार रूस, यूक्रेन, चीन, USA और नाइजीरिया सबसे ज़्यादा साइबर अपराध से ग्रसित देश हैं। भारत इस सूची में बहुत पीछे नहीं है, 10वें पायदान पे है। दशटलिक भारत और उज्बेकिस्तान का संयुक्त सैन्य अभ्यास है जो कि उज्बेकिस्तान के टर्मेज नामक शहर से आरंभ हुआ। लिंडी कैमरून भारत में ब्रिटेन की पहली महिला उच्चायुक्त नियुक्त की गई हैं। रश्मि कुमारी 51वें राष्ट्रीय कैरम चैंपियनशिप में के नागाजोथी को हराकर रिकॉर्ड 12वीं राष्ट्रीय महिला एकल इन्होंने जीत लिया। क्या नाम है? रश्मि कुमारी। वहीं के श्रीनिवास ने पुरुष एकल खिताब इसका जीता है। चूंकि रिकॉर्ड 12वीं बार राष्ट्रीय महिला एकल जीतना बड़ी बात है, इसलिए रश्मि कुमारी के बारे में पूछा जा सकता है। हुरून ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2024, इस इंडेक्स के अनुसार सबसे ज़्यादा यूनिकॉर्न अमेरिका में है 703, दूसरे स्थान पे चीन है 340। भारत पिछले वर्ष 68 थे, इस बार 67 यूनिकॉर्न है, तो यूनिकॉर्न भारत में घट गए हैं। ये चिंता का विषय एक है यहाँ पर इस सूची में। कितने हो गए हैं? 67। यूके चौथे स्थान पे है, 5वें स्थान पे यूरोपियन यूनियन है।
दुनिया के यूनिकॉर्न का मूल्य कितना पहुंच गया है? 5 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंच गया है। इस इंडेक्स में ये महत्वपूर्ण बात सामने आई। तो आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। 17 अप्रैल को विश्व हीमोफीलिया दिवस मनाया जाता है। 1989 से ही हीमोफीलिया दिवस मनाने की शुरुआत हुई थी। हीमोफीलिया एक आनुवांशिक बीमारी है, एक रक्त विकार है, ब्लड रिलेटेड है। इसमें खून का थक्का नहीं जमता है, अर्थात यदि चोट लग जाए तो अथाह रक्तस्राव की वजह से व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है। तो सामान्य रूप से रक्त का जो है थक्का नहीं जमता है। इस रोग में क्लॉटिंग नहीं हो पाती है ब्लड की। इसे शाही बीमारी के रूप में भी जानते हैं। दरअसल ये आनुवंशिक बीमारी है। शाही बीमारी इसलिए कहते हैं इसको क्योंकि 19वीं शताब्दी में इंग्लैंड की रानी विक्टोरिया को यह रोग हुआ था। उनसे 3 लोगों में ये रोग स्थानांतरित हुआ था। तब से इसको शाही बीमारी के रूप में भी जानते हैं। 18 अप्रैल को विश्व विरासत दिवस, वर्ल्ड हेरिटेज डे के रूप में मनाते हैं। 1983 में यूनेस्को के द्वारा इस दिवस को मान्यता प्रदान की गई थी। 19 अप्रैल को विश्व यकृत दिवस, वर्ल्ड लीवर डे मनाते हैं। यकृत या लीवर के स्वस्थ या लीवर को स्वस्थ रखने के लिए लोगों को जागरूक किया जाता है। मेन 5 क्या है? इसे हाल ही में नाइजीरिया में लॉन्च किया गया है। नाइजीरिया के द्वारा विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा अनुमति प्राप्त विश्व का पहला यूनिवर्सल अर्थात सभी प्रकार के मेनिंजाइटिस से लड़ने वाली यह वैक्सीन है। क्या नाम है? मेन 5। आपको बता दें कि मेनिंजाइटिस एक ऐसी बीमारी है जो मस्तिष्क और रीढ़ के आसपास विकार उत्पन्न करती है। इससे सिर दर्द, मछली आना आदि जैसी परेशानियां होती हैं। यह अत्यधिक घातक हो जाता है जब बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस का कोई शिकार होता है। मेनिंजाइटिस वायरस से अर्थात विषाणु से, जीवाणु से अर्थात बैक्टीरिया से, फंगस से, प्रोटोजोआ के द्वारा भी हो सकता है। इनमें से बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस सबसे ज्यादा खतरनाक होता है। रुआंग उत्तरी सुलावेसी द्वीप में कहां पर स्थित है? यह द्वीप इंडोनेशिया। यहां पर स्थित एक सक्रिय ज्वालामुखी है। हाल ही में इस ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ, रुआंग ज्वालामुखी में, जिसकी वजह से वहां का हवाई अड्डा बंद कर दिया गया। लोगों को सुरक्षित बाहर निकालने की कार्रवाइयां की गई। स्पेस अर्थात सबमर्सिबल प्लेटफॉर्म फॉर एकॉस्टिक कैरेक्टराइजेशन एंड इवोल्यूशन, ध्वनिक विशेषता व मूल्यांकन के लिए सबमर्सिबल प्लेटफॉर्म इसका फुल फॉर्म है। इसको डीआरडीओ के द्वारा केरल के इडुक्की जिले में स्थापित किया गया है। इसका उद्घाटन किया गया। ये नौसेना के उन्नतीकरण के लिए, उसकी सहायता के लिए इस प्लेटफॉर्म का निर्माण या इस प्लेटफॉर्म को बनाया गया है। किसके द्वारा? डीआरडीओ के द्वारा। पूछ सकता है स्पेस को किसने लॉन्च किया? तो डीआरडीओ ने। आईआईए, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्टेट एस्ट्रोफिजिक्स, भारतीय तारा भौतिक संस्थान इसको हिंदी में बोलेंगे। 1971 में इस संस्थान की स्थापना हुई। इसका मुख्यालय कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में है। हाल ही में यह चर्चा में आया क्योंकि इसने अयोध्या में श्री राम लला का सूर्य तिलक हाल ही में किया, जो काफी चर्चा में रहा। काफी लोग उसका शॉर्ट भी आप बना करके डाल रहे हैं ना, बहुत सुंदर सा। तो ये आईआईए ने किया है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स ने किया है। अबू धाबी यूएई की राजधानी है। यहाँ पर 16वां विश्व भविष्य ऊर्जा शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन हुआ। कहाँ पे? अबू धाबी, यूएई, संयुक्त अरब अमीरात में। क्या हुआ? 16वां विश्व भविष्य ऊर्जा शिखर सम्मेलन। एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2024 कहाँ पर आयोजित हुई? किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक में। भारत ने इसमें कुल 9 पदक जीते, जिसमें 4 रजत और 5 कांस्य पदक शामिल हैं। शेख अहमद अब्दुल्ला कुवैत के नए प्रधानमंत्री बने हैं। क्या नाम है? शेख अहमद अब्दुल्ला।
प्रोबा 3 क्या है, हाल ही में चर्चा में रहा? तो यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी का सौर अध्ययन, सूर्य के अध्ययन के लिए जाने वाला यह मिशन है। संभवतः वर्ष 2024 के अंत में यह मिशन प्रक्षेपित किया जाएगा, सितंबर में प्रस्तावित है अभी। मुख्य बात यह है कि इसरो के द्वारा इसका लॉन्चिंग की जाएगी श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश के लॉन्चिंग पैड से। किसके द्वारा? PSLV XL रॉकेट के द्वारा इसको प्रक्षेपित किया जाएगा। ऐसा क्यों? यूरोपियन स्पेस एजेंसी के जो सौर अध्ययन मिशन है उसको भारत क्यों, अर्थात इसरो क्यों प्रक्षेपित कर रहा है? वो इसलिए क्योंकि एरियन 5 रॉकेट रिटायर हो चुका है, इसलिए यूरोप में वर्तमान में लॉन्च प्रदाता का अभाव है। हालांकि वो हो जाएगा निकट भविष्य में, लेकिन अभी फिलहाल अभाव है, इसलिए इसरो इस मिशन को लॉन्च करेगा और इसरो विश्वसनीय भी है। लता मंगेशकर पुरस्कार 2024 अमिताभ बच्चन को प्रदान किया जाएगा। मास्टर दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2024 AR रहमान को प्रदान किया जाएगा। दुनिया के व्यस्ततम हवाई अड्डे 2024 की सूची जारी हुई है। इसमें हर्ट्सफील्ड जैक्सन अटलांटा हवाई अड्डा अमेरिका का विश्व का सर्वाधिक व्यस्त हवाई अड्डा पाया गया। 10.46 करोड़ यात्री यहां पर यात्रा किए। वहीं भारत का दिल्ली हवाई अड्डा अर्थात इंदिरा गांधी इंटरनेशनल हवाई अड्डा विश्व का 10वां व्यस्ततम हवाई अड्डा पाया गया। वर्ष 2022 में इसका 9वां स्थान था। इस बार स्थान घटा अर्थात यात्री घटे हैं। कितने हैं? 7.22 करोड़ यात्री यहां पर पंजीकृत पाए गए। ओरॉन जिसको मार्स 2 भी कहते हैं, यह क्या है? तो AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तकनीक से लैस उन्नत स्टील्थ विमान है। इजराइल और अमेरिका के वैज्ञानिकों के द्वारा, इंजीनियरों के द्वारा इसको विकसित किया गया है ओरॉन सिस्टम को। हाल ही में ये सिस्टम चर्चा में आया जब ईरानी हमले को इसने विफल कर दिया। 99% ईरानी मिसाइलों को इन्होंने विफल कर दिया, इसलिए ओरॉन जो सिस्टम है ये चर्चा में आया है। सक्षम ऐप भारतीय निर्वाचन आयोग के द्वारा इस ऐप को हाल ही में लॉन्च किया गया है। मतदान प्रक्रिया को अधिक सुलभ और समावेशी बनाने का कार्य यह करेगा। विशेषतः यह दिव्यांगों के लिए मतदाता पंजीकरण और अन्य सेवाएं प्रदान करेगा। गैया BH3 यह क्या है? तो हमारी जो आकाश गंगा है जिसको हम मिल्की वे कहते हैं, इसमें अब तक खोजा गया सबसे विशाल तारकीय द्रव्यमान वाला ब्लैक होल है। यूरोपियन स्पेस एजेंसी के गैया मिशन के द्वारा इसको खोजा गया है। हर्ष मनी केस हाल ही में चर्चा में रहा। इस तरह के प्रश्न बहुत पूछे जा रहे हैं PCS में। ये किससे संबंधित है? तो अमेरिकी भूतपूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से संबंधित यह केस है। तो पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा अभिनेत्री स्टॉर्मी डेनियल्स को गुप्त रूप से धन भेजने से जुड़ा यह मुकदमा है। इस तरीके से जो ट्रंप हैं आपराधिक मुकदमे का सामना करने वाले पहले पूर्व USA राष्ट्रपति बन गए हैं। अमेरिका के पहले ऐसे पूर्व राष्ट्रपति बने हैं जिन पर आपराधिक मुकदमा चलाया जा रहा है। विजडन क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2024 पुरुष श्रेणी में पैट कमिंस ऑस्ट्रेलिया के जो खिलाड़ी हैं, कप्तान हैं, उनको दिया गया। और महिला वर्ग में नेट साइबर ब्रंट जो इंग्लैंड की महिला खिलाड़ी हैं, इनको प्रदान किया गया। हरित ऋण विकास कार्यक्रम ग्रीन क्रेडिट डेवलपमेंट प्रोग्राम, दरअसल जो निम्नीकृत भूमि है, बंजर भूमि आदि हैं, वहां पर उनका पुनरुद्धार करना, उन पर वनीकरण करने की जो प्रक्रिया है उसको बढ़ाने के लिए, पर्यावरण की एक जीवन शैली के रूप में अपनाने के लिए व्यक्तियों, निजी संस्थाओं, ठीक, उद्योगों आदि को या समुदायों को आकर्षित करने के लिए लोग थोड़ा सा प्रेरित हों, इससे उनको ग्रीन क्रेडिट मिले और ग्रीन क्रेडिट का वो बाजार भी कर सके, अर्थात आर्थिक लाभ भी प्राप्त कर सके। आर्थिक लाभ होगा तो लोग बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा भी लेंगे।
तो उसी के लिए यह जारी कार्यक्रम है। केंद्र सरकार के द्वारा 13 अक्टूबर 2023 को यह परियोजना पर्यावरण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा घोषित की गई। पर्यावरण के लिए जीवन शैली लाइफ मिशन के तहत इसको शुरू किया गया। अभी हाल ही में सरकार ने एक रिपोर्ट प्रकाशित की जिसके अनुसार इस योजना के क्रियान्वयन में मध्य प्रदेश पहले स्थान पे है, दूसरे पे तेलंगाना, तीसरे पे छत्तीसगढ़, चौथे पे गुजरात और पांचवें पे असम। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद। 21 अप्रैल को दोस्तों हम सिविल सेवा दिवस के रूप में मनाते हैं। वर्ष 2006 में विज्ञान भवन नई दिल्ली में इसकी शुरुआत की गई थी, अर्थात सबसे पहले सिविल सेवा दिवस को विज्ञान भवन नई दिल्ली से आरंभ किया गया था वर्ष 2006 में। इसको मनाते क्यों हैं? तो 21 अप्रैल 1947 को मेटकाफ हाउस में सरदार पटेल के द्वारा भारत में सिविल सेवकों को संबोधित किया गया था और वहाँ पर इन्होंने सिविल सेवकों को भारत का स्टील फ्रेम कहा था। उसी की याद में सिविल सेवा दिवस 21 अप्रैल को मनाया जाता है। 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस वर्ल्ड अर्थ डे के रूप में मनाते हैं। 22 अप्रैल 1970 को पहली बार यूएसए में विश्व पृथ्वी दिवस मनाया गया था, पृथ्वी दिवस मनाया गया था। 2016 से इसको रेगुलर पूरे विश्व में मनाया जा रहा है। 2024 की जो थीम है वह है प्लेनेट वर्सेज प्लास्टिक। क्या है थीम? प्लेनेट वर्सेज प्लास्टिक। मोहम्मद सलेम वर्ष 2024 वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर अवार्ड इनको प्रदान किया गया। इन्होंने इजराइल द्वारा जो फिलिस्तीन में गाजा पट्टी में हमले किए गए थे, उस हमले के दौरान एक महिला की गोद में एक बच्चे के शव की तस्वीर इन्होंने बड़ी मार्मिक तस्वीर खींची थी। उस फोटो के लिए इनको वर्ष 2024 का वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर अवार्ड प्रदान किया गया। काठमांडू नेपाल की राजधानी है। यहाँ पर पहला अंतर्राष्ट्रीय इंद्रधनुष पर्यटन सम्मेलन का आयोजन किया गया। LGBT समुदाय के अनुकूल यह पर्यटन हो, इसके लिए यह सम्मेलन आयोजित किया गया था। पनांद्रो क्षेत्र कहाँ पर स्थित है? तो कच्छ गुजरात में स्थित है। यहाँ पर स्थित लिग्नाइट खदान में तो दो तीन फैक्ट यहाँ पे ध्यान रखिएगा। एक तो पनांदो क्षेत्र कहाँ है? गुजरात में है। लिग्नाइट खदान यहाँ पर स्थित है। इस खदान में खुदाई करते वक्त विशालकाय सांप वासुकी जिसको बोलते हैं, जिसका वैज्ञानिक नाम वासुकी इंडिकस है, इसके जीवाश्म मिले हैं पनांदो क्षेत्र से। दिगंतारा मुख्यालय क्या है? बंगलुरु कर्नाटक में इसका उद्घाटन इसरो अध्यक्ष एस सोमनाथ के द्वारा किया गया। सैटेलाइट असेंबली और अंतरिक्ष निगरानी के लिए उन्नत सुविधाओं वाला यह केंद्र है जिसका उद्घाटन इसरो अध्यक्ष एस सोमनाथ द्वारा किया गया। भारत का इलेक्ट्रॉनिक निर्यात 2023-24 फाइनेंशियल ईयर में कहाँ पर सर्वाधिक रहा? तो तमिलनाडु का जो निर्यात में हिस्सा है वो सर्वाधिक रहा, शीर्ष पे रहा राज्य है। दूसरे स्थान पे कर्नाटक, तीसरे पे महाराष्ट्र, चौथे पे गुजरात और पांचवें पे दिल्ली। ये शीर्ष 5 राज्य हैं इलेक्ट्रॉनिक निर्यात वाले। सुरिंदर एस जोधका को मैल्कम आदिसेशिया पुरस्कार 2024, वहीं विकास कुमार को एलिजाबेथ आदिसेशिया पुरस्कार 2024 प्रदान किया गया। विश्व स्वास्थ्य संगठन इसने हवा के माध्यम से फैलने वाले रोग जनकों के लिए शब्दावलियों को अपडेट कर दिया है ताकि किसी तरह का कोई कंफ्यूजन न रहे। तो क्या किया है? एरोसॉल और ड्रॉपलेट्स को क्या अब कहा जाएगा? इन्फेक्शंस रेस्पिरेटरी पार्टिकल्स, संक्रामक श्वसन कण कहा जाएगा अब इनको। ठीक, याद रखिएगा इसको। सिंदेसर खुर्द खदान ये भी काफ़ी चर्चा में रहा। कहाँ पर स्थित है? राजस्थान में स्थित है। हिंदुस्तान जिंक की यह खदान है। कहाँ पर स्थित है? सिंदेसर खुर्द खदान राजस्थान में। हिंदुस्तान जिंक जो कि मेदांता समूह की कंपनी है, इसके स्वामित्व वाली कंपनी है, जिसका हेडक्वार्टर पूछता है हिंदुस्तान जिंक का हेडक्वार्टर कहाँ है? उदयपुर राजस्थान में है। तो सिंदेसर खुर्द खदान दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी चांदी उत्पादक खदान बन गई है, इसलिए चर्चा में आई है।
स्काई ट्रैक्स वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड 2024 हाल ही में घोषित किए गए। दुनिया के सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे कौन कौन हैं? तो दोहा में स्थित हमाद एयरपोर्ट चांगी सिंगापुर एयरपोर्ट को प्रतिस्थापित करते हुए पहले स्थान पर पहुंच गया। चांगी जो कि सिंगापुर का एयरपोर्ट है, ये दूसरे स्थान पे है। अन्य जो शीर्ष 5 में है सियोल, टोक्यो का हनेडा और टोक्यो का ही नारिता। भारत के जो एयरपोर्ट हैं टॉप पे, तो नई दिल्ली जो आईजीआई इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है 36वें स्थान पे है, अर्थात भारत का टॉप ये एयरपोर्ट है, सर्वोत्तम है। ठीक 95वें स्थान पे मुंबई है, 59वें स्थान पे बेंगलुरु है, 61वें स्थान पे हैदराबाद है इस सूची में। प्योलज्जी 1-2 और हवासल 1 रा 3 ये क्या है दोनों? तो उत्तर कोरिया के द्वारा क्रूज मिसाइल वारहेड है जिनका हाल ही में परीक्षण किया गया। दीर्घायु भारत पहल लॉन्गेविटी इंडिया इनिशिएटिव क्या है? तो बढ़ती हुई उम्र पर शोध करने के लिए आईआईएससी बेंगलुरु के द्वारा ये पहल शुरू की गई है। किसके द्वारा शुरू की गई है? आईआईएससी के द्वारा शुरू की गई है दीर्घायु भारत पहल। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद। 23 अप्रैल को विश्व पुस्तक व कॉपीराइट दिवस के रूप में मनाया जाता है। 1995 से यूनेस्को ने इस दिवस को मनाने की शुरुआत की। थीम क्या है इस बार की? रीड योर वे। क्या है थीम 2024 की? रीड योर वे। डॉक्टर पावुलुरी सुब्बाराव, डॉक्टर पी सुब्बाराव, इनको एएसआई एयरोनॉटिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया के द्वारा आर्यभट्ट पुरस्कार प्रदान किया गया है। हालांकि इतना महत्वपूर्ण नहीं है लेकिन पूछ सकता है। पीएचडी प्रोग्राम से संबंधित अभी हाल ही में यूजीसी के अध्यक्ष वर्तमान में जो जगदेश कुमार हैं, उन्होंने एक वक्तव्य, एक घोषणा की। क्या की कि 75% अंकों के साथ 4 वर्ष का जिनके पास स्नातक डिग्री है उसके बाद पीएचडी की जा सकती है। तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अनुरूप ये घोषणा मानी जा रही है। 75% अंकों के साथ अगर 4 वर्ष के स्नातक की डिग्री किसी के पास है तो पीएचडी कर सकता है। उसके लिए उसको पीजी करने की, पोस्ट ग्रेजुएशन करने की आवश्यकता नहीं। अभी तक क्या था कि पीजी में 55% होना चाहिए। हालांकि अन्य कैटेगरियों में कुछ छूट भी है 5% की शायद। तो ये पूछ सकता है क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण घोषणा मानी जा रही है ये। नईमा खातून अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय जो कि केंद्रीय विश्वविद्यालय है उत्तर प्रदेश का, इसकी पहली महिला कुलपति बनी है। कौन? नईमा खातून पहली महिला कुलपति हैं, इसलिए ये प्रश्न आ सकता है। मुकेश दलाल लोकसभा चुनाव से पहले ही, चूंकि वहाँ पे कांग्रेस प्रत्याशी का जो नामांकन था वो रद्द कर दिया गया और अन्य जो प्रत्याशी थे उन्होंने अपना नाम वापस ले लिया, इसलिए मुकेश दलाल को लोकसभा चुनाव होने से पहले ही सूरत लोकसभा सीट से निर्विरोध विजयी घोषित कर दिया गया, निर्वाचित घोषित कर दिया गया। याद रखिएगा, मुकेश दलाल नाम है, बीजेपी के ये प्रत्याशी थे। बाघ संरक्षण सम्मेलन 2024 ये कहाँ पर आयोजित हुआ? भूटान की राजधानी थिम्पू में, जो वहाँ पर राजभवन है वहाँ पर आयोजित हुआ। वहाँ की शाही सरकार और बाघ संरक्षण गठबंधन के द्वारा ये सम्मेलन आयोजित किया गया। इसका जो लक्ष्य है एशिया भर में बाघ परिदृश्यों के संरक्षण के लिए अगले दशक में $1 अरब की नई फंडिंग जुटाना। बाघ परिदृश्य क्या होते हैं? जहां बाघ भ्रमण करते हैं। बाघ एक लंबे चौड़े प्लेस में, स्पेस में वो विचरण करते हैं, उसको बाघ परिदृश्य के रूप में जाना जाता है। ग्लाइसेमिक इंडेक्स जीआई, ये जीआई टैग नहीं है, ग्लाइसेमिक इंडेक्स है। तो भोजन में कार्बोहाइड्रेट की गुणवत्ता की माप इसके माध्यम से होती है। एक मापक है ग्लाइसेमिक इंडेक्स, भोजन में जो कार्बोहाइड्रेट की गुणवत्ता की माप करता है। इसे पहली बार 1981 में टोरंटो विश्वविद्यालय के प्रोफेसर डेविड जेनिकिंग्स के द्वारा प्रस्तावित किया गया था। हाल ही में यह चर्चा में रहा ग्लाइसेमिक इंडेक्स, इसलिए याद रखिएगा।
योजना 2.0 इजराइल द्वारा वहाँ पर निवेश प्रोत्साहन के लिए, इन्वेस्टमेंट बढ़ाने के लिए जारी किया गया एक टेक इन्वेस्टमेंट फंड है। नया टेक इन्वेस्टमेंट फंड है किसका? इजराइल का। वी शोराड क्या है? VSHORAD अर्थात वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम, भारतीय सेना द्वारा विकसित स्वदेशी कंधे से दागे जाने योग्य मिसाइल है जिसका नाम है वी शोराड वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम। भारतीय सेना के द्वारा इसका विकास किया गया है। इसरो, देखिए इसरो ने अपने सबसे महत्वपूर्ण केंद्र विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र VSSC द्वारा विकसित रॉकेट इंजन के लिए नई प्रौद्योगिकी, क्या है नई प्रौद्योगिकी? हल्के कार्बन कार्बन CC नोजल का अनावरण किया। किसने किया? इसरो ने। तो अभी आने वाले समय में जो प्रक्षेपण प्रक्रियाएं हैं उसमें बहुत आसानी से और ज़्यादा आसानी से और ज़्यादा सरलता देखने को मिलेगी इस प्रौद्योगिकी के विकास से। हाल ही में इसरो ने एक और घोषणा की। इसरो के वर्तमान अध्यक्ष S सोमनाथ हैं। उन्होंने ये घोषणा की कि भारत का लक्ष्य वर्ष 2030 तक, कब तक? वर्ष 2030 तक मलबा युक्त मुक्त जो है अंतरिक्ष बनाना है। मलबा मुक्त अंतरिक्ष बनाना है। कब तक? वर्ष 2030 तक। ठीक है, तो भारत का लक्ष्य याद रखिएगा। सलास वाई गोमेज क्या है? तो दक्षिण पूर्वी प्रशांत महासागर में स्थित एक समुद्री कटक है, समुद्री पर्वतमाला है। हाल ही में यह चर्चा में आया क्योंकि यहाँ पे कई प्रजातियों की, समुद्री प्रजातियों की खोज एक साथ की गई। सलास वाई गोमेज ड्रैगन फ्लाई रोटर क्राफ्ट मिशन, ये किसका मिशन है, किसके लिए है? तो नासा के द्वारा इस मिशन की घोषणा हाल ही में की गई है। वर्ष 2028 के जुलाई में नासा ड्रैगन फ्लाई रोटर क्राफ्ट मिशन को भेजेगा। किसके लिए भेजेगा? शनि के जो उपग्रह टाइटन है इसके अध्ययन के लिए भेजेगा। लक्ष्मण तीर्थ नदी, लक्ष्मण तीर्थ आपको पता होगा केरल कर्नाटक के बॉर्डर के पास स्थित है। तो लक्ष्मण तीर्थ नदी ये किसकी सहायक नदी है पूछेगा तो ये कावेरी की सहायक नदी है। हाल ही में चर्चा में आया क्योंकि बहुत भीषण गर्मी के कारण यह नदी कर्नाटक में जो बहती है सूख गई है। ठीक, तो आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के रूप में मनाया जाता है। 2010 में इसको मनाने की शुरुआत हुई थी, मनमोहन सिंह सरकार ने शुरुआत की थी। दरअसल 24 अप्रैल 1993 को भारतीय संविधान में एक महत्वपूर्ण संशोधन करते हुए लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण के सिद्धांत को लागू किया गया था, अर्थात 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 को लागू किया गया था। इसके माध्यम से पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया गया। थीम इस बार की कोई नहीं रखी गई। हालांकि महत्वपूर्ण बात यह है कि विज्ञान भवन नई दिल्ली में इस उपलक्ष्य में 73वें संवैधानिक संशोधन के 3 दशकों के बाद आधारभूत स्तर पर शासन इस विषय पर राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया गया। ठीक है, कहाँ पे? नई दिल्ली के विज्ञान भवन में। 25 अप्रैल को विश्व मलेरिया दिवस मनाया जाता है। WHO विश्व स्वास्थ्य संगठन 2008 से विश्व मलेरिया दिवस मलेरिया के उन्मूलन के लिए मनाती है। इस बार की जो थीम है, अधिक न्याय संगत दुनिया के लिए मलेरिया के खिलाफ लड़ाई को तेज करना, एक्सेलरेटिंग द फाइट अगेंस्ट मलेरिया फॉर अ मोर इक्विटेबल वर्ल्ड। 26 अप्रैल को विश्व बौद्धिक संपदा दिवस, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे के रूप में मनाते हैं। दरअसल वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा वर्ष 2000 से ही इसको मनाया जा रहा है। क्यों मनाया जाता है 26 अप्रैल को? क्योंकि 26 अप्रैल 1970 को वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, विश्व बौद्धिक संपदा संगठन कन्वेंशन लागू हुआ। वर्ष 1974 में यह जो एजेंसी है संयुक्त राष्ट्र की एक विशिष्ट एजेंसी बनी। थीम 2024 की क्या है इस दिवस की? तो IP एंड SDG, ध्यान रखिएगा, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स।
नवाचार व विशिष्टता के साथ हमारे भविष्य का सामान्य निर्माण, ये इस बार की फुल थीम है विश्व बौद्धिक संपदा दिवस की। वहीं 27 अप्रैल को विश्व पशु चिकित्सा दिवस के रूप में मनाते हैं। वर्ष 2000 से ही विश्व पशु चिकित्सा दिवस के रूप में इस दिन को मनाया जाता है। थीम क्या रखी गई है इस बार की? पशु चिकित्सक आवश्यक स्वास्थ्य कार्यकर्ता हैं। यह अप्रैल के आखिरी शनिवार को मनाया जाता है। इस बार 27 अप्रैल पड़ा है, अप्रैल के आखिरी शनिवार को, तो 27 अप्रैल को इस बार विश्व पशु चिकित्सा दिवस है। तो अप्रैल के आखिरी शनिवार को यह मनाया जाता है। 28 अप्रैल को विश्व कार्यस्थल सुरक्षा व स्वास्थ्य दिवस के रूप में मनाते हैं। वर्ल्ड डे फॉर सेफ्टी एंड हेल्थ एट वर्क। ILO विश्व श्रम संगठन, जो अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन है, इसके द्वारा 2003 से मनाया जाता है। 30 अप्रैल को आयुष्मान भारत दिवस मनाते हैं। हालांकि आयुष्मान भारत योजना को प्रधानमंत्री के द्वारा 23 सितंबर 2018 को रांची, झारखंड से शुरू किया गया था, लेकिन फिर भी गवर्नमेंट 30 अप्रैल को ही आयुष्मान भारत दिवस के रूप में मनाती। इसका एक जो कई कारण है, एक महत्वपूर्ण जो कारण है कि गवर्नमेंट ने एक प्रकार से इंटरनली इसको 30 अप्रैल को ही लागू कर दिया था। ठीक है, इसलिए 30 अप्रैल को आयुष्मान भारत दिवस के रूप में मनाते हैं। सेनझोउ 18, चीन द्वारा इसका हाल ही में सफल प्रक्षेपण किया गया। 3 सदस्यीय चालक दल को इसके माध्यम से तियांगोंग अंतरिक्ष स्टेशन, जो कि चीन का अंतरिक्ष स्टेशन है, उस तक ले जाया गया है सेनझाओ 18 से। इसके पहले सेनझाओ 17 गया था। तो सेनझाओ 18 जाएगा तो सेनझाओ 17 के जो चालक दल हैं वो वापस आएंगे। तो इस तरीके से चाइना भविष्य की अपनी रणनीति पर काम कर रहा है। भविष्य में पर्यटन आदि के क्षेत्र में चाइना अंतरिक्ष क्षेत्र में महाशक्ति बनना चाहता है, उसके दिशा में एक यह प्रयास है। नई दिल्ली में CDRI, आपको पता है CDRI 2019 में प्रधानमंत्री मोदी के ही घोषणा के साथ ही ये इसकी स्थापना हुई। नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। CDRI का आपदा प्रतिरोधी बुनियादी ढांचे पर 6ठा अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ पर आयोजित हुआ पूछेगा तो नई दिल्ली में आयोजित हुआ। ठीक, तो ये प्रश्न आ सकता है, महत्वपूर्ण है। कनाडा के ओटावा शहर में वैश्विक प्लास्टिक संधि वार्ता पर 4था सत्र आयोजित हुआ। कहाँ पर? ओटावा, कनाडा में। 4था सत्र मतलब इसके पहले 3 सत्र और हो चुके हैं। तो वो कहाँ कहाँ हुए हैं? उरुग्वे में INC1 हुआ था, फ्रांस में दूसरा सत्र हुआ था, केन्या में तीसरा सत्र हुआ था, वहीं चौथा जो सत्र हुआ कनाडा में हुआ INC4। यह पहली बार वर्ष 2022 में शुरू किया गया था। वर्ष 2022 में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा के द्वारा इसकी शुरुआत हुई थी। इसका जो उद्देश्य है, प्लास्टिक प्रदूषण को समाप्त करने के लिए वैश्विक एक बाध्यकारी संधि पर अंतिम रूप से सहमत होना, इसका लक्ष्य है। उसी दिशा में यह प्रयास है और ऐसा माना जा रहा है कि 2024 के अंत तक एक और INC5 भी होगा और उसमें ये फैसला ले लिया जाएगा अंतिम रूप से। जो संधि का जो अंतिम सत्र है यह, इसमें संधि के बारे में अंतिम निर्णय ले लिया जाएगा सर्वसम्मति से। RBI रिपोर्ट, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने हाल ही में अर्थव्यवस्था की स्थिति रिपोर्ट एक प्रस्तुत की है। इसमें इसने बताया है कि भारतीय अर्थव्यवस्था को अपने जनसांख्यिकी लाभांश का लाभ उठाने के लिए अगले दशक में 8 से 10% प्रतिवर्ष की दर से वृद्धि करनी होगी। तो ये मुख्य परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि RBI की रिपोर्ट में बात कही गई है कि अगले दशक में 8 से 10% प्रतिवर्ष की दर से आर्थिक समृद्धि करनी होगी, तभी जनसांख्यिकी लाभांश का हम लाभ उठा सकते हैं। रॉक्स या क्रिस्टल मेज 2 भी इसको बोलते हैं। क्या है ये? हवा से सतह पर मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल है। मतलब हवा से किसी जहाज वगैरह से, किसी फाइटर प्लेन से इसको छोड़ा जा सकता है हवा से, और यह सतह पर हमला करने वाली, हवा से सतह पर मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल है। इजराइल से इसको मूलतः लिया गया है। ठीक है, क्रिस्टल मेज 1 इसके पहले प्रयुक्त होता था।
इसकी जो परास है, रेंज है 250 किलोमीटर तक ये मार कर सकती है। भारतीय वायुसेना के द्वारा हाल ही में अंडमान द्वीप से इसका सफल परीक्षण किया गया। ACS-3 एडवांस्ड कंपोजिट सोलर सेल सिस्टम, ACS-3 मिशन है एक, क्या है, नासा के द्वारा हाल ही में इसको लॉन्च किया गया। अंतरिक्ष मिशन के लिए सौर ऊर्जा संचालित रॉकेट प्रणाली है ACS-3, याद रखिएगा। विझिंजाम बंदरगाह केरल में स्थित बंदरगाह है। देश का पहला पूर्ण विकसित गहरे पानी का ट्रांसशिपमेंट बंदरगाह यह बन गया है। अदानी ग्रुप के द्वारा ये बंदरगाह संचालित होता है। शिपिंग मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा भारत के पहले ट्रांसशिपमेंट पोर्ट के रूप में इसको मंजूरी दी गई है। नरसिंह यादव या नरसिंह पंचम यादव भी इनको बोलते हैं, भारतीय कुश्ती महासंघ जो कि बहुत समय से विवादित है, इसके एथलीट आयोग के अध्यक्ष बने हैं। कौन? नरसिंह यादव। सेंट पीटर्सबर्ग रूस में सुरक्षा मामलों के जिम्मेदार उच्च पदस्थ अधिकारियों की 12वीं बैठक आयोजित हुई। इसमें भारत से अजीत डोभाल सम्मिलित हुए। भारत के जो NSA हैं, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं हमारे, वो भी इसमें सम्मिलित हुए। आपको बता दें कि रूसी सुरक्षा परिषद सचिव जो NSA के समकक्ष माने जाते हैं, इनका नाम क्या है? निकोली पेत्रुशेव नाम है इनका। प्रबोवो सुबियांतो इंडोनेशिया के पूर्व रक्षा मंत्री हैं। अभी हाल ही में यहाँ के नए राष्ट्रपति नियुक्त हुए हैं। जोको विडोडो के स्थान पर नए राष्ट्रपति नियुक्त हुए हैं प्रबोवो सुबियांतो। DRDO अर्थात रक्षा अनुसंधान व विकास संगठन, भारत की सबसे हल्की बुलेट प्रूफ जैकेट इसने हाल ही में विकसित की। किस संस्था ने विकसित की भारत की सबसे हल्की बुलेट प्रूफ जैकेट? तो DRDO ने। रवांडा सुरक्षा विधेयक, ये किससे संबंधित है? तो शरणार्थियों को रवांडा पुनर्निर्वासित करने के लिए, सुरक्षित रूप से पहुंचाने के लिए UK की संसद, यूनाइटेड किंगडम की संसद के द्वारा हाल ही में पारित यह विधेयक है, काफी चर्चा में है। विश्व टीकाकरण सप्ताह 2024, 24 से 30 अप्रैल प्रतिवर्ष टीकाकरण सप्ताह के रूप में, विश्व टीकाकरण सप्ताह के रूप में मनाया जाता है। वर्ष 2012 में विश्व स्वास्थ्य संगठन के विश्व स्वास्थ्य सभा के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी, इस सप्ताह की। इसकी थीम इस बार क्या रखी गई है? तो मानवीय रूप से संभव सभी के लिए टीकाकरण। टेल वैली वन्यजीव अभयारण्य हाल ही में चर्चा में रहा। यहाँ पर दुर्लभ तितली नेप्टिस फिलारा की हाल ही में खोज की गई है। महत्वपूर्ण यह है कि यह कहाँ पर स्थित है? तो अरुणाचल प्रदेश में स्थित है टेल वैली वन्यजीव अभयारण्य। गोल्डन ट्रेवेली, ये किस प्रजाति से संबंधित है? तो ये मछली की एक प्रजाति है, हाल ही में चर्चा में रही है गोल्डन ट्रेवेली। बार्सिलोना स्पेन में स्थित शहर है। 2024 महासागर दशक सम्मेलन यहाँ पर आयोजित हुआ। प्रश्न सीधा पूछेगा, 2024 महासागर दशक सम्मेलन कहाँ पर आयोजित हुआ? बार्सिलोना में, या फिर मिलान करने के लिए दे देगा, 4 सम्मेलन दे देगा, उसमें से एक सम्मेलन ये भी रहेगा। कहाँ पर हुआ? इधर दिया रहेगा, तो बार्सिलोना में हुआ ये। संयुक्त राष्ट्र महासागर विज्ञान दशक 2021 से 2030 तक है। इसके लक्ष्यों के प्रगति का आकलन करने के लिए सम्मेलन आयोजित हुआ है। गोपांथ गाथ झील कहाँ पर स्थित है? हिमाचल प्रदेश में स्थित एक हिमनद झील है। चर्चा में रही क्यों? क्योंकि इसरो ने एक रिपोर्ट में कहा है कि 40 वर्षों में इस झील का विस्तार हुआ है। कितना हुआ है? 178% विस्तार हुआ है, जो कि चिंता का विषय है। सेंग खिलहंग उत्सव, ये कहाँ का उत्सव है? मेघालय में मनाया जाने वाला उत्सव है। वहाँ की खासी जनजाति इस उत्सव को मनाती है, सेंग खिलहंग उत्सव। नई दिल्ली, प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा महावीर जयंती पर 2550वें भगवान महावीर निर्माण महोत्सव का उद्घाटन किया गया। कहाँ पर? नई दिल्ली में। प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा 2550वें भगवान महावीर निर्माण महोत्सव का उद्घाटन किया गया। टेक्नोलॉजी ऑन हर टर्म्स रिपोर्ट, ये रिपोर्ट किसकी रिपोर्ट है? यूनेस्को की रिपोर्ट है। टेक्नोलॉजी ऑन हर टर्म्स, ये रिपोर्ट हाल ही में यूनेस्को के द्वारा जारी की गई है। कभी कभी रिपोर्ट्स पूछ लेते हैं,
तो महत्वपूर्ण संस्थाएं जो रिपोर्ट जारी करती हैं वो आप देखते रहा करो ऐसे ही। इंडिया टुडे ग्रुप की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंकर सना, जिनका नाम है, इनको वैश्विक मीडिया पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। T20 विश्व कप 2024, आपको बता दें कि ये पुरुषों का टूर्नामेंट कहाँ पर आयोजित होने वाला है, जिसकी काफ़ी चर्चा भी है। अभी हाल ही में टीम भी घोषित की गई है। तो ये अमेरिका और वेस्ट इंडीज़, जो कैरिबियन कंट्री है, वहाँ पर आयोजित होगा। आईसीसी के द्वारा 3 लोगों को ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है इस टूर्नामेंट के लिए। किसे किसे? भारत के युवराज सिंह को, वेस्ट इंडीज के खिलाड़ी क्रिस गेल को, और उसेन बोल्ट जो कि जमैका के खिलाड़ी हैं, और ये एथलीट हैं जमैका के। इनको वहाँ का, इन तीनों को ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है आईसीसी के द्वारा। सीएसआईआर मुख्यालय नई दिल्ली में जो कि स्थित है, इसकी स्थापना 1942 में की गई थी। अभी हाल ही में चर्चा में रहा क्योंकि भारत की सबसे बड़ी जलवायु घड़ी क्लाइमेटिक क्लॉक यहाँ पर स्थापित की गई है। भारत की सबसे बड़ी क्लाइमेटिक क्लॉक कहाँ पर स्थापित किया गया है? सीएसआईआर मुख्यालय नई दिल्ली में। लॉरियस विश्व खेल पुरस्कार 2024, जो कि एथलीट्स को दिया जाने वाला विश्व भर के सबसे बड़ा पुरस्कार माना जाता है। नोवाक जोकोविच ने रिकॉर्ड पांचवी बार लॉरियस विश्व स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर पुरस्कार जीता। नोवाक जोकोविच टेनिस खिलाड़ी हैं सर्बिया के। रोजर फेडरर जो कि स्विट्जरलैंड के खिलाड़ी थे, इन्होंने भी 5 बार ये जीता था। तो इस तरह से नोवाक जोकोविच ने रोजर फेडरर की बराबरी कर ली है। स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर एताना बोनमती, जो कि स्पेन की खिलाड़ी हैं, महिला फुटबॉलर हैं, इनको दिया गया। यह पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली महिला फुटबॉलर भी ये बन गई हैं। वहीं कम बैक पुरस्कार सिमोन बाइल्स को दिया गया, अमेरिकी जिम्नास्ट हैं। वर्ष की सर्वश्रेष्ठ टीम का पुरस्कार स्पेन महिला फुटबॉल टीम को दिया गया। वर्ष की सर्वश्रेष्ठ टीम का। अब यहाँ पे मैं आपसे प्रश्न पूछूंगा कि अब तक 3 भारतीय नामित हुए हैं इन पुरस्कारों के लिए, लॉरियस पुरस्कारों के लिए। कौन कौन? तो एक तो विनेश फोगट हैं, दूसरे सचिन तेंदुलकर हैं, और तीसरे हैं नीरज चोपड़ा। आपको कमेंट बॉक्स में ये बताना है कि इन तीनों में से जीता कौन है। एक ही जीता है, लेकिन कौन जीता है, इन पुरस्कारों को प्राप्त करने में सफल कौन रहा है, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। एक होता है नामित होना, नामित बहुत लोग हो सकते हैं, ये तीनों नामित हुए हैं, लेकिन जीता कौन है ये आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। बहुत बहुत धन्यवाद।